आज हम बात करने जा रहे हैं 12th पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एनुअल एग्ज़ाम में आने की संभावना है। और जैसा कि आपको पता है कि 12th की बुक के दो पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। सबसे पहले हम पार्ट ए की बात करते हैं। चैप्टर ए की हम बात करें, फर्स्ट की हम अगर बात करें तो देखो, एक तो क्वेश्चन इसमें मुख्य रूप से 4 क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। एक है प्लेटो का न्याय सिद्धांत, बड़ा ईजी है। ऐसे अरस्तु का न्याय सिद्धांत, फिर है जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत, और चौथा क्वेश्चन बनता है न्याय के विविध रूप। न्याय के विविध रूप को पूरा आपको याद रखना है क्योंकि इसमें क्वेश्चन 2 बार आ चुका है और ये टुकड़ों में क्वेश्चन आता है कि जैसे राजनीतिक आर्थिक न्याय के बारे में बताइए। तो उस प्रकार से इसमें 5 रूप हैं, पांचों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। ये 4 क्वेश्चन पढ़ने के बाद में लगभग पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा और सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहले चैप्टर के बाद में अगर हम दूसरे चैप्टर की बात करें तो देखो, 2 ही अच्छे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। हालांकि क्वेश्चन के अंदर से अगर बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सत्ता क्या है, सत्ता के विविध या विभिन्न रूप, और सत्ता पालन के आधार के सत्ता का पालन क्यों किया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है शक्ति, सत्ता और वैधता। ये अपना दूसरा चैप्टर 3 टॉपिक है, इसमें शक्ति, सत्ता और वैधता, उसके आपस में एक दूसरे से किस प्रकार के संबंध है उनकी व्याख्या करना। तो 2 अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। और सबसे पहले आप पहले वाले क्वेश्चन को याद करें, ये ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन बनता है। इसके बाद में चैप्टर 3 अपने है नहीं, वो कोर्स में हट गया। अगर 4 की बात करें तो स्वतंत्रता और समानता वाला टॉपिक है, जिसमें अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन बनता है नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता। दोनों के बारे में पूछा जा सकता है या पर्टिकुलर एक के बारे में पूछा जा सकता है, तो आप दोनों को याद करें। पहले नकारात्मक आया था, उसके बाद में सकारात्मक। तो नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता का वर्णन। इसके बाद में अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता और समानता के जो प्रकार हैं उसको लेकर के दोनों बार क्वेश्चन आ चुका है, तो आप उनको याद न करके सबसे पहले इनको याद करें। स्वतंत्रता के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी है, कि किन किन चीज़ों के आधार पर हमें स्वतंत्रता मिल सकती है, हमें क्या प्रयास करना चाहिए। एक तो ये। दूसरा क्वेश्चन है स्वतंत्रता और समानता में संबंध, ये क्वेश्चन आ भी चुका है और संभावना भी बन रही है। तो 3 क्वेश्चन इस चौथे चैप्टर में अपने हैं। फिर अगर 5वें चैप्टर की बात करें तो 5वें चैप्टर में से मुझे लगता नहीं है कि इस बार क्वेश्चन आएगा, क्योंकि कंटिन्यूस से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस बार संभावना कम है। लेकिन फिर भी 5 ही पॉइंट हैं, आपको एक बार देख लेना उसको। तो राजनीतिक समाजीकरण के साधन, 5 साधन दे रखे हैं। फिर 6वें पार्ट में अगर हम बात करें तो 6वें पार्ट की बात करें तो एक तो आमंड ने 4 प्रकार बताए हैं राजनीतिक संस्कृति के, चारों प्रकार आप याद करें। फिर है राजनीतिक संस्कृति के महत्व की व्याख्या, कि राजनीतिक संस्कृति से हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। और एक है राजनीतिक संस्कृति की विशेषताएं। हालांकि ये क्वेश्चन आ चुका है 2 बार, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत सी इसकी संभावना बनती है। तो 3 क्वेश्चन अपने यहाँ पर हो गए, एक तो आमंड का, दूसरा राजनीतिक संस्कृति का महत्व हो गया, तीसरा हो गया राजनीतिक संस्कृति की विशेषताएं। फिर आगे आकर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो राजनीतिक सहभागिता के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, आप इसको अच्छे से याद करें। क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है। फिर देखो, अगर हम राजनीतिक सहभागिता के साधनों की बात करें तो किताब में 8 साधन दे रखे हैं। उनमें से जो 3-4 अच्छे टॉपिक बनते हैं वो है, एक आरंभक के बारे में आप याद करें, एक प्रत्याह्वान है और एक परिप्रेक्ष्य। तीनों के बारे में लेकर के टिप्पणी आ सकती है, या तो किन्हीं 2 के बारे में पूछ ले। तो तीनों को आप उन 8 में से सबसे पहले याद करें। ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, समझने में थोड़े से हार्ड भी हैं, किताब में इनका वर्णन भी थोड़ा अच्छा नहीं दे रखा है। इसके बारे में बात करें तो राजनीतिक सहभागिता का अभिजात्य स्वरूप बहुत आसान है, एक बार पढ़ने से याद हो जाता है। और एक छोटा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर 2 नंबर का, सामुदायिक गतिविधि से क्या अभिप्राय है, क्या आशय है। इस प्रकार से ये 3 बड़े क्वेश्चन बनते हैं, एक छोटा क्वेश्चन है।
फिर आगे हम बात करें तो 7 के बाद में फिर 8, 9, 10, 11 तीनों टॉपिक हटा रखे हैं। और अगला अपना जो टॉपिक आता है, यहाँ पर देखो आप रेड कलर का एक निशान देख रहे हो, उसका मतलब ये हुआ कि अब जो यूनिट आ रही है ये यूनिट, क्योंकि तीसरी यूनिट तो अपनी हट गई, तो चौथी वाली यूनिट ये 20 नंबर की हो गई। अब चौथी वाली यूनिट में जो चैप्टर हैं उनको आपको ज़्यादा अच्छे से याद करना है, क्योंकि इससे पहले वाले जो टॉपिक हैं वो तो 10-10, एक यूनिट 10 नंबर की है। अब इसमें जो टॉपिक है वो 20 यूनिट या 20 नंबर को कवर करते हैं, यूनिट 20 नंबर की हो गई। तो एक तो नियोजन का अर्थ 12वें टॉपिक में या 12वें चैप्टर में नियोजन का अर्थ बताते हुए इसके उद्देश्य कौन कौन से हैं। और दूसरा क्वेश्चन है नीति आयोग का गठन, ठीक है, गठन का आधार और उद्देश्य, ठीक है। तो ये क्वेश्चन और नियोजन दोनों अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और दोनों को ही आपको अच्छे ढंग से याद करना है। इस इकाई को आपको बहुत अच्छे ढंग से याद करना है, क्योंकि ये 20 नंबर का कवर करता है। फिर चैप्टर 13 की बात करें, 13वें पार्ट की बात करें, एक है ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ बताते हुए उसके उत्तरदायी कौन कौन से कारण हैं। ये टॉपिक वैसे पर्यावरण से संबंधित है, इसमें आप अच्छे से जानते हो। तो ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ बताइए और उसके कारण। और बात करें तो यहाँ पर इस चैप्टर में एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है 4 नंबर का, और इस बार अपने जो 24 और 25 नंबर के जो क्वेश्चन मॉडल पेपर में दिखा रखे हैं उनमें एक तो तालिका और सुमेलित करने वाला जो क्वेश्चन है उनमें से इस पार्ट में क्वेश्चन बनता है कि पर्यावरण संबंधी महत्वपूर्ण दिवस है, 5 दिवस दे रखे हैं, ठीक है, उनका समय दे रखा है, उनकी तालिका भी आ सकती है, सुमेलित कीजिए। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है, संभावना पूरी है, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। तो 13वें पार्ट में 2 क्वेश्चन बनते हैं अपने। 14वें पार्ट की अगर हम बात करें तो देखो इसमें वैश्वीकरण वाला चैप्टर है, और वैश्वीकरण की बात करें तो वैश्वीकरण के उत्तरदायी कारण आपको अच्छे से याद करने हैं, 4 कारण आपको याद करने ही है। और वैश्वीकरण ने राष्ट्रीय संप्रभुता को किस प्रकार प्रभावित किया, मतलब इसमें बात होगी किसकी, राजनीतिक। 3 प्रभाव हैं वैश्वीकरण के, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। तो राष्ट्रीय संप्रभुता को राजनीतिक इफेक्ट क्या पड़ा है, और वैश्वीकरण का आशय, वैश्वीकरण का अर्थ बताते हुए वैश्वीकरण के प्रभाव, 3 प्रभाव हैं, ठीक है। तो तीनों ही क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, और तीनों को याद करने के बाद में संभावना है कि कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। उसके बाद में अगर हम बात करें, अगला अपना 15वां जो पार्ट है वो है नव सामाजिक आंदोलन की प्रवृत्ति, कि इसका नेचर किस प्रकार का है और इसके प्रकार कौन कौन से हैं। तो बड़ा अच्छे क्वेश्चन है, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है और आपको बहुत अच्छे से इसको याद करना है। अंतिम जो अपना पार्ट है 16वां, वो है भारत में आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं। आपको इसको बहुत अच्छे से याद करना है। अच्छा क्वेश्चन ये बनता है कि आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए भारत में कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं। और एक छोटा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को लेकर के आरक्षण का क्या प्रावधान कर रखा है, उस पर एक लेख पूछ सकता है आपसे। तो इस प्रकार से एक पार्ट में हमने देखा कि 16 पार्ट हैं, और 16 पार्ट में से कौन सा पार्ट कितने नंबर को कवर कर रहा है। तो लास्ट वाली जो यूनिट है वो आपको 20 नंबर दे करके जाएगी, और 12 से लेकर 16 तक इसमें चैप्टर हैं, तो आप इनको अच्छे से याद करें। की बात करें तो पार्ट बी में देखो, पहला जो पार्ट है भारतीय संविधान, इसमें बहुत सारी विशेषताएं दे रखी हैं, 20 विशेषता दे रखी हैं। तो उसमें से आप ऐसी विशेषता याद करें जो आसानी से आपको याद हो जाए। तो लगभग 6 विशेषता आप इसमें याद कर लें। तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। दूसरा इसमें क्वेश्चन बनता है विशेषताओं में एक विशेषता है कठोरता और लचीलेपन का इसमें मिश्रण है भारतीय संविधान में। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, अभी तक नहीं आया है, तो आप इसको याद करें। फिर है भारतीय संविधान एकात्मक और संघात्मक तत्वों का मिश्रण, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन 2 प्रकार से आ सकता है। ये क्वेश्चन वैसे आ चुका है मेन एग्जाम में कि भारतीय संविधान एकात्मक और संघात्मक तत्व इसमें पाए जाते हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब यहाँ पर या तो ये क्वेश्चन आ सकता है या फिर ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट बनता है किसमें, तालिका वाले क्वेश्चन में। और तालिका वाले क्वेश्चन में आपको लिस्ट बनानी है जिसमें आप लिखेंगे भारतीय संविधान, ठीक है,
और एक तरफ आप लिखेंगे एकात्मक और दूसरी तरफ आप लिखेंगे संघात्मक। तो एक तरफ एकात्मक के पॉइंट लिखेंगे और दूसरी तरफ संघात्मक के पॉइंट लिखेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर तालिका वाला क्वेश्चन भी बनता है। आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। एकात्मक की विशेषताओं को अलग लिखना है और संघात्मक की विशेषताओं को अलग लिखना है। वर्णन इनका करना नहीं है। इतना ही करने पर आपको तालिका वाला जो नंबर है 5 नंबर वो मिल जाएंगे आपको। 5 विशेषताएं आप इनकी याद करें। फिर अब भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों के लिए कौन कौन से प्रावधान कर रखे हैं उसको लेकर भी क्वेश्चन आ चुका है मेन एग्जाम में, तो ये भी आपको अच्छे से देख लेना है। फिर बात करते हैं, इसमें तालिका का एक क्वेश्चन और बनता है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना आपको याद नहीं करनी है। इस प्रस्तावना में आगे देखो आप, एक तो इसका उद्देश्यात्मक भाग है, उद्देश्य वाला, और एक है इसमें विवरणात्मक भाग। 3 प्रकार के इसके भाग हैं, घोषणात्मक, उद्देश्यात्मक और विवरणात्मक। तो घोषणात्मक में कोई बनता नहीं है। इसमें उद्देश्य और विवरण को लेकर के तालिका वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से याद करने का प्रयास करें, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन आपको नंबर दे करके जाएगा। तो पहले पार्ट में 20 विशेषताएं हैं, उनमें से 2 तो ये हो गई, 3 तो विशेषता ये हो गई और बाकी इसमें, ठीक है। तो आप इसको अच्छे ढंग से देखने का प्रयास करें। फिर दूसरा पार्ट अपने है नहीं, हटा दिया गया है। तीसरे पार्ट की अगर हम बात करें तो भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषताएं, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आप सबसे पहले इसको याद करें। और दूसरा क्वेश्चन एकात्मक का था, वो आ चुका है, तो उसको आप थोड़ा कम देखें। आप भारतीय संघीय व्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियों पर थोड़ा सा फोकस करें, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। सबसे पहले आप इसको याद करें। फिर बात करते हैं पार्ट नंबर 4 की, लोकसभा अध्यक्ष के कार्य। लोकसभा अध्यक्ष के कौन कौन से कार्य हैं, तो 10-12 कार्य आपकी किताब में दे रखे हैं। आप उनको पॉइंट वाइज याद करने का प्रयास करें। इसके अलावा अगला क्वेश्चन बनता है, संसद के कोई 2 कार्य। वैसे 4 पॉइंट दे रखे हैं, इनमें से आप कोई 2 कार्य आप उसके याद करें। पार्ट नंबर 4 के बाद में फिर हम बात करते हैं पार्ट नंबर 6 की। 5 अपने है नहीं। 6 में बात करें तो 6 में कई क्वेश्चन है, लेकिन उनमें सबसे पहला जो क्वेश्चन याद करना है वो आपको सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। कहने का मतलब सर्वोच्च न्यायालय के कौन कौन से कार्य हैं, कौन कौन सी शक्तियां हैं। तो आपकी किताब में लगभग 4 पॉइंट दे रखे हैं, आप उनको पढ़ें। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन बनता है न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसके बारे में भी आपको ये 2 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, आप उनको याद करें। फिर पार्ट नंबर 7 अपने है नहीं। 8 की बात करें तो 8 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कौन सा, कि भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका। बड़े अच्छे क्वेश्चन बनता है, आप इसको सबसे पहले याद करें। फिर अगला क्वेश्चन है सांप्रदायिकता के कारण और दुष्परिणाम। दोनों क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं। 8 के बाद में 9वां पार्ट अपने है नहीं। 10वें पार्ट की बात करें आतंकवाद वाला, और उसमें राजनीतिक अपराधीकरण के कारण और उसके निवारण के उपाय, दोनों आप याद करें। साथ में आतंकवादी घटना को अत्यधिक जब मीडिया कवरेज करता है तो उससे कौन कौन से हमें नुकसान उठाने पड़ते हैं, दुष्परिणाम कौन कौन से हैं, वो आप याद करें। तो दोनों अच्छे क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं। फिर 10वें पार्ट के बाद में 11वें पार्ट की बात करें तो 11वां पार्ट अपना है गठबंधन की राजनीति, और उसमें बात करते हैं तो भारतीय गठबंधन की राजनीति की विशेषताएं, ये आप सबसे पहले याद करें, अच्छा क्वेश्चन बनता है। इसके बाद में गठबंधन की राजनीति के 4 नकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव अभी आ चुका है 2020 में, तो आप नकारात्मक प्रभाव को ज़्यादा अच्छे ढंग से याद करने का प्रयास करें और 4 विशेषताएं आप इसके पढ़ें, 4 प्रभाव पढ़ें। फिर 12वां जो पार्ट अपना भारतीय विदेश नीति की विशेषताएं 2020 में आ चुकी हैं, तो इतनी लगभग 5-6 विशेषताएं हैं अपनी, 6 पॉइंट दे रखे हैं, तो उसको आप कम महत्व दें। सबसे पहले आप याद करें गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता, क्या वर्तमान समय में ये हमारे लिए उपयोगी है या नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ने के बाद में हम थोड़ा बहुत देख लें भारतीय विदेश नीति की विशेषताएं। और अंतिम जो अपना चैप्टर है वो है 13वां जो पार्ट है उसमें यूएनओ की स्थापना के उद्देश्य कौन कौन से हैं, और साथ में कि वर्तमान समय में क्या यूएनओ प्रासंगिक है,
जरूरी है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सुरक्षा परिषद को लेकर के, किसका गठन किस प्रकार से होता है, कौन कौन सी शक्तियाँ और कार्य इसके द्वारा किए जाते हैं, और तीसरा इसकी आलोचना क्यों की जाती है। तीन क्वेश्चन में बटा हुआ, एक तो इसके गठन को समझाना है आपको, दूसरा इसकी शक्तियाँ और कार्य हैं, और तीसरा इसकी आलोचना क्यों की जाती है। ये क्वेश्चन आ चुका है और आपको भी अच्छे से इसको याद करना है। तो इस प्रकार से आज हमने पॉलिटिकल साइंस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो आपको मेन एग्जाम की दृष्टि से अच्छे से याद करने हैं, वो देखने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।